नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ हर्षिता सिंह। तो कल ही यूपीएससी का रिजल्ट आया और उसके बाद से लगातार हम आपको सारे अपडेट्स देते आ रहे हैं और एक एक करके जितने भी टॉपर्स हैं सबसे मिलवाते आ रहे हैं। लाइव हम सारे टॉपर्स को लेकर के आ रहे हैं और ये बता रहे हैं आपको कि कैसे बिहार के लाल ने कमाल किया है। और अभी हमारे साथ 17th रैंक टॉपर यूपीएससी के अविनाश कुमार हमारे साथ है। पहले तो आपको उनसे मिलवाना चाहेंगे। अविनाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार तक पे और पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम। और आपसे बात करने के लिए मैं भी उतना ही उत्सुक हूँ जितना कि आप। अरे अविनाश, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि यूपीएससी क्रैक करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन बिहार के लाल ने एक बार फिर से कमाल किया, अपना दबदबा कायम रखा है। तो अररिया से हैं आप। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या पहले से आपका मन था यूपीएससी करने का? आपने मतलब हमेशा से ये ठाना था या फिर अचानक से यूपीएससी की तैयारी शुरू की आपने? नहीं, बिहार में तो हमारा सोसाइटी में तो एस्पिरेशनल वैल्यू होती ही है इसको यूपीएससी को लेकर के। और हमारे फैमिली में भी हमारे मामा आईआरएस थे, तो उनको देख करके एक इंस्पिरेशन मिली थी। और फिर लेकिन बाद में मैं इंजीनियरिंग जब करने लग गया तो फिर मैंने नौकरी भी स्टार्ट कर दी थी इंजीनियरिंग की, और कोलकाता में कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। लेकिन उसके बाद फिर साल भर के बाद वहाँ उतना मन नहीं लगा, और मुझे लगा कि मुझे फिर से यूपीएससी की तरफ ही, जो बचपन में कभी सोचा था, उस तरफ ही जाना चाहिए। तो फिर वो नौकरी छोड़ करके और इसकी तैयारी में मैं चला। जी। जब आप एग्जाम दे रहे थे और एग्जाम दे के जब आए होंगे यूपीएससी रिजल्ट का, जब आपको इंतजार होगा, तो क्या आपको लगा था कि आप इस तरीके से बिल्कुल टॉपर की लिस्ट में आएंगे? वो आत्मविश्वास क्या पहले से था आपके अंदर? नहीं, यूपीएससी एक ऐसी एग्जाम है जिसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है। और तो कोई भी पहले से ये नहीं कह सकता है कि वो टॉप कर जाए। यहाँ तक कि जो लोग टॉप करते हैं वो तो इस बात पे भी आशंकित होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि लिस्ट में नाम ही ना आए। तो इसका भी जी। खतरा रहता है, और इसीलिए सब लोग प्रीलिम्स का भी फॉर्म भर के रखते हैं आने वाली ईयर के लिए। तो मैंने भी प्रीलिम्स का फॉर्म भर के रखा था, लेकिन फॉर्चुनेटली जब देखा तो 17th रैंक थी, तो अब वो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। और अगर मैं इसकी तैयारी के बारे में जानना चाहूँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस वक़्त आपको देख रहे हैं, वो आपसे काफ़ी इंस्पायर्ड हो चुके हैं, आप इंस्पिरेशन बन चुके हैं काफ़ी लोगों के लिए अभी फ़िलहाल। इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं, आपको जानना चाह रहे हैं, आपकी तैयारी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आखिर किस तरीके से आपने तैयारी की थी। तो मतलब ज़ीरो से उठ करके यहाँ तक पहुँचना, कैसे तैयारी की आपने कि बिल्कुल एकदम टॉपर ही बन गए? शुरू में तो मैंने कोलकाता में ही स्टार्ट किया था, जब जुलाई 2020 में, तो मैंने खुद से ही सारे बुक्स वगैरह ला करके और पढ़ना खुद से शुरू किया था। लेकिन फिर सक्सेसिव अटेम्प्ट्स में जब मेरा प्रीलिम्स में भी नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने कुछ कोचिंग लिए थे। करंट अफेयर्स क्लासेस की मैंने एक कोचिंग ली थी, और फिर फिलॉसफी ऑप्शनल जो मैंने लिया था उसकी भी एक कोचिंग ली थी। जी। और फिर मैंने नोट्स वोट्स बनाए हर एक सब्जेक्ट के लिए, और फिर बार-बार उन्हीं नोट्स का रिवीजन किया, और फाइनली कॉन्फिडेंट होकर के एग्ज़ाम दिए, तो फिर ये नतीजा। तो मतलब 2 बार आप पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हैं? जी, जी, ये मेरा तीसरा प्रयास था। और तीसरी बार में आपको सफलता हासिल की। तो जब रिजल्ट आप देख रहे थे कि आप, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम एग्जाम दे देते हैं, लेकिन मतलब ये तो खैर यूपीएससी की बात थी, लेकिन नॉर्मल अगर हम एग्जाम्स की भी बात करें तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना रिजल्ट खुद नहीं देखते हैं। तो क्या आपने रिजल्ट भी खुद से देखा था? नहीं, नहीं, मैंने तो खुद से ही देखा था, और मैं उस समय लंच कर रहा था, तो मैंने देखा और बीच में ही रिजल्ट आ गया। मैंने जल्दी से लंच फिनिश किया और फिर पीडीएफ में चेक किया, तो जब 17वां रैंक था तो मुझे भी शुरू में यकीन नहीं हो रहा था। मुझे लगा किसी ने फेक पीडीएफ तो नहीं डाल दी। लेकिन फिर मैंने कुछ और लोगों को कहा कि आप चेक कीजिए, तो उन्होंने भी कन्फर्म किया कि नहीं, नहीं, आपका ही 17th रैंक आया। तो फिर मुझे यकीन हुआ। तो रिजल्ट आने के बाद पहले तो मैं आपके घर वालों का रिएक्शन जानना चाहूंगी कि आपके माँ, आपकी पिता का क्या रिएक्शन था, मतलब क्या महसूस कर पा रहे हैं वो? क्योंकि मैंने आपके बारे में जितना पढ़ा है मुझे पता चला कि आपके पापा भी एक टीचर थे, टीचर से फिलहाल अभी किसानी करते हैं और अभी मतलब कमाल का काम किया है आपने। तो कैसा लग रहा है? मतलब कहते हैं ना, पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, और बेटा ने वाकई में नाम कर दिया। नहीं, वो तो सबसे बड़ा जो फीलिंग होती है वो सेटिस्फैक्शन की ही होती है। हैप्पीनेस तो वो टेम्पररी है, लेकिन सेटिस्फैक्शन वो परमानेंट हो जाता है। तो उस मोमेंट में तो आप हैप्पी होंगे कि ठीक है, जो सोच के रखा था वो पूरा हो गया। तो पेरेंट्स भी हैप्पी थे, सेटिस्फाइड थे। लेकिन एक तरह होता है ना कि आप कुछ ड्रीम लेकर के चलें और फिर 2-3 साल आप उसमें लगाएँ, और फाइनली वो हम्म। कल्मिनेट हो जाए। तो वो सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन जो होता है, वो मुझे लगता है कि वो अस्थायी फीलिंग है। तो वो अभी भी वही लग रहा है। सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन जो है वो हैप्पीनेस हैप्पीनेस प्राइमरी है नहीं है, वो सेकेंडरी है। सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन जो है वो प्राइमरी है। जी। अगर मैं एक सपोर्ट सिस्टम की बात करूँ, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, जैसा कि आपने बताया कि आप इंजीनियरिंग कर रहे थे और आपने मतलब काम भी शुरू कर दिया, तो क्या आप काम के साथ-साथ इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे यूपीएससी की?
और एक इंसान जो आपके घर में जो हमेशा से आपके लिए बिल्कुल सपोर्ट सिस्टम बन के आपके हर एक डिसीजन में खड़ा रहा, वो शख्स कौन था? नहीं, जो मेरा जो काम था वो एक शिफ्ट जॉब था, वहाँ पे पावर प्लांट में मैं काम करता था। तो शिफ्ट जॉब था, उसमें मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट शिफ्ट हुआ करते थे। तो उसमें वहाँ रह करके तैयारी करना संभव नहीं था, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रेनस जॉब था। तो फिर इसीलिए मैंने वो नौकरी छोड़ कर के और फिर से उसके बाद ही शुरुआत की इसके लिए। तो जब नौकरी छोड़ी थी, मैंने साल भर ही नौकरी की थी और उस समय मैं ट्रेनिंग पीरियड में ही था। मेरे पास सेविंग्स भी लिमिटेड ही थे। तो उसके बाद फिर वो भी एग्ज़ॉस्ट हो गए बहुत जल्दी। तो फिर पिताजी ने बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट किया, और इमोशनल सपोर्ट तो होता ही है फैमिली का, कि बिल्कुल, बिल्कुल। जब आपको निराशा हासिल हो, आप नहीं कर पा रहे हैं एग्ज़ाम में अच्छा, तो फिर फैमिली तो एक पिलर की तरह आपके साथ खड़ी रहती ही है। मुझे लगता है कि पेरेंट्स, माता-पिता, इनका बहुत सपोर्ट रहा है। जी, तो क्या ये पूरा प्रिपरेशन जो आप कर रहे थे बिल्कुल सेल्फ स्टडी से कर रहे थे? आपने ट्यूशन, कोचिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं किया, सारा पूरा सेल्फ स्टडी को ही अपने अपना हथियार बनाया आपने? नहीं, नहीं, शुरुआत में मैंने सेल्फ स्टडी से ही स्टार्ट किया था, और जीएस मैंने अल्टीमेटली सेल्फ स्टडी से ही रखा। लेकिन जो फिलॉसफी ऑप्शनल था, चूँकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं था, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ। फिलॉसफी ऑप्शनल के लिए हुँ, मैंने क्लासेस ली थी, और करंट अफेयर्स क्लासेस मैंने एक लिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि न्यूज़ में काफ़ी चीज़ है और उसको ट्रैक करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल पड़ जा रहा था। बहुत सारे जी। न्यूज़पेपर पढ़ के और उसके नोट्स बनाना वो भी मुश्किल पड़ रहा था। तो मैंने करंट अफेयर्स क्लासेस लगा लिया था। तो ये 2 क्लासेस मैंने लिए थे। जीएस के लिए कोई क्लासेस नहीं ली थी। जी, हमारे साथ हमारे कुछ दर्शक भी जुड़ गए हैं। इंद्रजीत आनंद जी लिख रहे हैं, हेलो हेलो इंद्रजीत जी। और अगर आपका भी कोई सवाल है अविनाश से, क्योंकि टॉपर हमारे साथ है, तो कुछ जानना चाहते हैं तो बेझिझक जितने भी दर्शक है हमारे फिलहाल इस वक्त देख रहे हैं, आप अपना सवाल भी बिल्कुल पूछ सकते हैं। और हर सवाल का लगता है मुझे कि अविनाश जी बिल्कुल खुल करके जवाब देंगे। अब आपसे अविनाश ये जानना चाहूंगी, क्योंकि किस तरीके से पढ़ाई करना होता है टॉपर बनने के लिए, कि मतलब नॉर्मल टॉपर तो ये है नहीं, यूपीएससी एग्जाम देना है, ये सोच जब ये थॉट दिमाग में आता तभी लोग कहते हैं ना कि भाई यूपीएससी करने की सोच ली बहुत बड़ी बात है। ऐसा तो कहा जी। जाता है कि अगर ठान ले तो हर काम आसान है, लेकिन यूपीएससी इतना भी आसान नहीं है। और आपने ठाना, उस काम को करके दिखाया, तो किस तरीके से पढ़ना पड़ता है, किस तरीके से प्रिपरेशन करना पड़ता है, मतलब टॉपर की क्या मेंटालिटी होती है, क्या तैयारी होती है, क्या सोच होती है, हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, वो तो शुरू में तो किसी को यकीन नहीं होता ना कि टॉपर होंगे, तो तैयारी जो होती है वो नॉर्मल तरीके से ही होती है। लेकिन उसी में आपने एक्सेल कर दिया तो फिर अच्छा रैंक आ जाता है। तो नॉर्मल जी। किसी भी एग्ज़ाम के लिए जब हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो सिलेबस ही देखना होता है, और सिलेबस में जो सारे टॉपिक्स हैं, उन पे आप अच्छे से कमांड बनाइए, उसके नोट्स आप तैयार कर लीजिए और उसको बार-बार रिवीजन कीजिए, ताकि आपका उस कंटेंट पे होल्ड आ जाए, और उसके बाद फिर कॉन्फिडेंटली जाकर एग्ज़ाम दीजिए। और इस एग्ज़ाम में लक का बहुत बड़ा फैक्टर है। यूपीएससी एग्ज़ाम में एक आपके अगर डेस्टिनी में है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपकी डेस्टिनी में है या नहीं। तो कई सारे डिज़र्विंग कैंडिडेट्स होते हैं जो कि 6-6 अटेम्प्ट देते हैं, लेकिन किसी वजह से ड्यू टू बैड लक और समथिंग उनका नहीं हो पाता है। तो मुझे तो लगता है कि टॉपर होने के लिए हार्ड वर्क के साथ लक का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो जैसे हम आमतौर पर टॉपर्स के बारे में सुनते हैं कि जब यूपीएससी के लोग प्रिपरेशन करते हैं, तो एक ऐसा मतलब परसेप्शन लोगों का बन चुका है सुनते सुनते कि वो घर, परिवार और बाकी की बाहर की जो दुनिया है उसको थोड़ा साइड करके चलते हैं, त्याग के चलते हैं। वो पूरे दिन किताबों में घुसे होते हैं, कमरे को देखते हैं, मतलब उनका कमरा भी बहुत अलग होता है, किताबों से भरा होता है, वो पूरे दिन एक अलग सोचते हैं। तो क्या अविनाश कुमार के साथ भी कुछ ऐसा था कि वो बाकी दुनिया को, क्योंकि आप तो जॉब कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी मैं जानना चाहूंगी कि क्या कुछ ऐसा था कि मतलब बाहरी चीजों को दूर रख के और सीधा सिर्फ फोकस यहीं पे है? जी, जी, फ़ोकस तो ज़रूरी है। किसी भी एंडेवर में, आप लाइफ़ में कोई भी एंडेवर रखें, तो उसके लिए फ़ोकस ज़रूरी है, और ख़ास करके यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में, जहाँ पे आपके लिए हर एक मिनट कीमती है, तो उसमें आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं कि आप डिस्ट्रैक्टेड हों। तो इसके लिए ही वो बेसिकली लोग सब कुछ छोड़ कर के और फ़ोकस करते हैं स्टडीज़ पे। तो मैंने अपना थोड़ा ग्रुप लिमिटेड कर दिया था। सोशलाइज़ेशन में बस मेरे माता-पिता और जो कुछ अ, ख़ास फ्रेंड्स थे, उनसे ही बातचीत हुआ करती थी। और हम्म। फिर तो मुझे लगता है कि मैंने भी वो आइसोलेटेड होकर के ही तैयारी की। जी। एक चीज जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती थी, कोई ऐसी चीज जिससे पढ़ाई के दौरान या फिर प्रिपरेशन के दौरान कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन होता हो, या फिर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, या फिर मोबाइल फोन हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हो? सोशल मीडिया पे तो मैं था नहीं, सोशल मीडिया के जितने अकाउंट्स थे मैंने डीएक्टिवेट कर दिए थे, और अभी भी डीएक्टिवेटेड ही हैं। और सोशल मीडिया पे अभी जाने का इरादा भी नहीं है। लेकिन मुझे यूट्यूब थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करता था। यूट्यूब वगैरह पे जो वीडियोज़ वगैरह आते थे, तो वो मैं थोड़ा हम्म। देख लिया करता था। तो मुझे लगता है कि यूट्यूब ही एक डिस्ट्रैक्शन, सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन था। जी। तो
सोशल मीडिया पे आने का इरादा नहीं है, लेकिन ऐसा है कि जब टॉप कर जाते हैं ना, और मतलब एक चेहरा जब निकल करके सामने आ जाता है, तो ये जो फैन फॉलोइंग है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो बहुत से लोग हैं जो भी आपको हर जगह ढूंढ रहे हैं। आपके जैसे ही आपका लिस्ट में नाम आता है, उसके बाद हर कोई जानना चाहता है कि अविनाश कुमार है कौन, अविनाश कुमार ने कैसे किया तैयारी। तो मतलब फिलहाल कोई इरादा नहीं, सोशल मीडिया फिर से एक्टिवेट नहीं होगा। देखिए, सिविल सर्विसेज जो है उसमें एनोनिमिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप एनोनिमस रह करके काम करें और आप अपने काम के द्वारा जाने जाएं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मतलब अभी मैंने सोचा है कि सोशल मीडिया पे नहीं जाऊंगा, लेकिन कल को अगर मुझे लगता है कि सोशल मीडिया एक इफेक्टिव वे हो सकता है पब्लिक से कनेक्ट होने का और पब्लिक से डायरेक्टली उनकी ग्रीवांसेस को सुनने का, तो हो सकता है शायद मैं सोशल मीडिया ज्वाइन करूँ। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं। लगातार बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, वो आपसे काफी सवाल कर रहे हैं, और ये सवाल मैं चाहूंगी कि आपको दिखा दूं। दर्शक जो इस बार आपको देख रहे हैं, RRR बिहार, RRR बिहार लिख रहे हैं, सर बुक तो बताएं। बुक तो बहुत सारे होते हैं, वो आप गूगल करोगे तो बुक लिस्ट मिल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। और क्योंकि जीएस में ही बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हर एक में जीएस 1 में आपको हिस्ट्री पढ़ना होता है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना होता है, फिर हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडाइवल हिस्ट्री है, उसके बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री है, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो और फिर ज्योग्राफी भी है जीएस 1 में, सोसाइटी भी है। तो बस एक पेपर में आपको इतना सारा पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे करते करते 4 पेपर हैं, तो उसमें बुक लिस्ट बताना अभी फिलहाल संभव नहीं होगा। लेकिन बुक लिस्ट वही कॉमन बुक लिस्ट है, आप गूगल करोगे तो कई जगह आपको मिल जाएंगे। वो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, ये तरह के बुक लिस्ट जो है वो हर जगह मिल जाएंगे। और कोई भी टॉपर्स जो टॉपर टॉक्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे वो प्रॉपरली डिस्क्राइब कर देते हैं वो बुक लिस्ट। तो वो थोड़ा 10-15 मिनट का वो सेशन हो जाएगा अलग से बुक लिस्ट के लिए। तो आप सर्च कीजिए गूगल पे, आपको मिल जाएगा। जी, RRR बिहार जो है उनका, आपको सवालों का जवाब मिल गया होगा, लेकिन उनका एक सवाल और है, और कह रहे हैं सर कोचिंग ले या नहीं ले। देखिए, कोचिंग अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ले लीजिए। अगर उसकी वजह से आपको फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी ना आए घर में, और मतलब आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन देख करके ही काम कीजिए, तो कोचिंग नेसेसरी नहीं है। लेकिन कोचिंग एक हेल्प तो हो जाती है, क्योंकि ये हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो इसमें बहुत सारे लड़के जो हैं वो कोचिंग वगैरह लेते हैं। और वैसे सिचुएशन में अगर आपको कम्पीट करना है तो मुझे लगता है कि कोचिंग थोड़ा हेल्पफुल तो होता है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं फाइनेंशियली तो कोई जरूरत नहीं है कि आप खुद को स्ट्रेन करें। आप सेल्फ स्टडी से भी निकाल सकते हैं, और बहुत सारे लोग पास्ट में निकाले भी हैं सेल्फ स्टडी से। तो मुझे लगता है कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से देखिए। अगर सेल्फ स्टडी से आप सिलेबस कवर कर पा रहे हैं, आपको चीजें समझ में आ जा रही है, कॉन्सेप्ट आपके बन पा रहे हैं, तो आप सेल्फ स्टडी से ही कीजिए, कोई इशू नहीं। जी, हरिओम सिकरवार जी, आपकी स्क्रीन पे भी आप कमेंट देख पा रहे होंगे। देखिए किस तरीके से मतलब आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, सवालों की लाइन लगी। सर आपका डेली रूटीन क्या रहता था, आप कब स्टडी किया करते थे। डेली रूटीन जैसा कि मैंने बताया कि मैं पावर प्लांट में जॉब करता था, वो मॉर्निंग इवनिंग नाइट शिफ्ट हुआ करता था। तो मेरा डेली रूटीन तो पूरी तरह से अनबैलेंस्ड ही था एक तरह से। तो मैं कभी रात को ही पढ़ लिया करता था, कभी दिन में ही पढ़ लिया करता था। तो ऐसा कोई मेरा स्केड्यूल नहीं था जिसमें कि 5 बजे उठ करके और फिर सारे दिन पढ़ा और फिर रात को अर्ली सो गया। इस तरह का नहीं था वो, जब जब मौका लगे आप पढ़ लीजिए, मेरा वही मानना था। श्वेता और जी फिर पूछ रही है सर ऐसे का बुक बताएं प्लीज। ऐसे के लिए कोई बुक नहीं है। ऐसे के लिए आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स वगैरह पढ़िए। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ने से आपको थोड़ा पता चलेगा कि नैरेटिव बिल्डिंग कैसे होती है, कैसे हर एक पैरा में, वन पैरा से दूसरे पैरा में शिफ्ट होते हैं, और कोई इशू को किस तरह से मल्टीपल डायमेंशंस में देख पाते हैं। और ऐसे के लिए कोई बुक नहीं है। मुझे लगता है कि आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़िए, वो ज़्यादा बेहतर है। और प्रैक्टिस करिए, बार बार लिखिएगा तो आपका ऐसे लिखने का प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। रीडिंग मोटिवेशन जी कॉन्ग्रेचुलेशन कर रही है अविनाश जी आपको, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। थैंक यू, थैंक यू, बधाई थैंक देने यू। वालों का तो तांता लगा हुआ है आपके पास। निशान जी है, वो पूछ रहे हैं कि सर प्रीलिम्स के लिए बताएं कुछ, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। प्रीलिम्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप रिवीजन अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि जो स्टैटिक पोर्शन है वो आपको, आपका उस पर कमांड पूरी तरह से होना चाहिए। करंट अफेयर्स पे तो ज़्यादा कवर करने का स्कोप नहीं रहता है। आप जितना कर लिए आप उसी को होल्ड में रख लीजिए, और फिर आपके जो स्टैटिक पोर्शंस हैं उसको अच्छे से कमांड पे लाइए। और वहाँ पर जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो रेगुलर अटेम्प्ट मत कीजिए। जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ सर्टेनिटी है कि ठीक है ये हो सकता है, उसी पे आप टिक कीजिए। मेरे जो सेकंड अटेम्प्ट था उसमें मैंने 95 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे, जिसकी वजह से नेगेटिव बहुत सारा चला गया था, जिसकी वजह से मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था उस बार। और फिर थर्ड अटेम्प्ट में फाइनली मैंने 78 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट किए थे, तो उस बार मेरा हुआ। तो इसीलिए आप जो है देख लो और
इसी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए जिसमें आपको थोड़ा सर्टेनिटी लग रही है, थोड़ी बोल्ड आपको महसूस होता है। अच्छा, यूपीएससी प्रिपरेशन करने वाले जो साइंस स्टूडेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट है फिलहाल और आर्ट्स के स्टूडेंट है, तो आप तो साइंस स्टूडेंट रहे होंगे अविनाश जी, लेकिन ये कॉमर्स के स्टूडेंट है और ये जी, और पूछ रहे हैं कि कॉमर्स से है, कहाँ से स्टार्ट करें? इसमें तो बैकग्राउंड उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि हर बैकग्राउंड के लड़के आते हैं। तो आप कॉमर्स से हैं तो आपने बीकॉम कर लिया है, तो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके कॉमर्स पे अच्छा होल्ड है, तो आप कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी आप ऑप्शनल में ले लो। और फिर जीएस पेपर्स तो सबके लिए कॉमन है, तो वो जैसे बाकी लोग तैयारी कर रहे हैं वही तरीका आपको भी अपनाना पड़ेगा। तो आप ऑप्शनल में अगर ले सकते हो, आपको कॉमर्स पे अगर होल्ड लग रहा है तो आप कॉमर्स ले लो। जी, लगातार ये लोग पूछ रहे हैं कि सर आप कहाँ से हैं, तो ये सवाल का जवाब मैं आपको दे दूं कि अविनाश कुमार जी अररिया से हैं। अगर आपने हमारा लाइव देखा होगा तो वहां साफ लिखा हुआ है कि अररिया के लाल ने कमाल किया है। अविनाश, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि यूपीएससी का जब भी हमको इंटरव्यू देखते हैं, कोई भी क्लिप सामने आते हैं, तो उसमें ना एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत से लोग हैं वो भी जानना चाहते हैं और खास करके मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि किस तरीके का इंटरव्यू के दौरान किस तरीके के सवाल आपसे पूछे गए थे? क्या कोई ऐसा सवाल था जहां पर एक वक्त को आप फंसते नजर आए, या लगा ऐसा, मतलब जब लोग बैठते हैं यूपीएससी के इंटरव्यू में जब जवाब देते हैं तो मैंने ऑलमोस्ट देखा है कि वो रुकते नहीं है, हाजिर जवाबी होते हैं। तो किस तरीके के सवाल नहीं, वो पूछे गए? जो ज्यादातर ट्रिकी क्वेश्चंस जो आपने देखा है यूट्यूब वगैरह पे, वो मॉक इंटरव्यूज में ज्यादा पूछे जाते हैं। यूपीएससी के जो रियल इंटरव्यू होता है वो बहुत ही सीरियस इंटरव्यू है और बहुत ही सिंसियर क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो उसमें हल्की फुल्की क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। और वो सीरियस क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे वो ज्यादातर आपके जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो यूपीएससी आपसे भरवाती है इंटरव्यू से पहले, उसमें आपका बैकग्राउंड का सारा इन्फॉर्मेशन रहता है कि आपने कहाँ से पढ़ाई की, आपने क्या नौकरी वगैरह की, और आप किस सब्जेक्ट से हैं। तो ज्यादातर उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसे मेरे पावर इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है और मैंने पावर सेक्टर में काम भी किया था साल भर, तो उसके ऊपर क्वेश्चंस थे। और फिर बिहार के ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे। और मेरी हॉबीज में विपश्यना था, तो उसमें उसको रिलेट करके उन्होंने बुद्धिज्म के ऊपर भी क्वेश्चंस किए। और फिर आईएफएस मेरा सेकंड प्रेफरेंस था, तो फिर उन्होंने सिंगापुर के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया। तो मुझे लगता है कि जो डैफ होती है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करें और उसी में आप ढूंढें कि इसमें से कौन कौन ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसपे कि क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं किसी भी नॉर्मल इंसान के द्वारा। जब कोई आपका एक बैकग्राउंड पढ़ता है तो उसको जो नॉर्मल जिज्ञासा होती है उस पे आप तैयार करें। वो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप तैयार करेंगे तो मुझे लगता है वो क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से दे देते हैं, तो एक दो क्वेश्चंस अगर ट्रिकी भी हो जाए और आप जवाब ना दे पाए तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जी, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि इस तरीके के सवाल पूछ लिए जाते हैं कि जब आप आ रहे थे तो कितनी सीढ़ियां चढ़ के आए, आपकी शर्ट में कितने नहीं नहीं बटन्स हैं। नहीं, तो आपसे ये सब बहुत बार अफवाहें ऐसा हैं। कोई ऐसा सवाल पूछा जाता है कि अगर आप आईएएस बन के जाते हैं फील्ड में तो आपके पास ऐसे सिचुएशंस होते हैं, तो सिचुएशंस मतलब टैकल करने का भी हाँ, सवाल होता है, ये तो ऐसा सवाल आपसे सिचुएशन पूछे बेस्ड गए? क्वेश्चंस होते हैं। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि आपको कोई केस स्टडी के तौर पे आपको बताया जाता है कि मान लीजिए आप नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, तो वहाँ पे आपका क्या जी, अप्रोच रहेगा गवर्नेंस का। ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं। लेकिन ये सीरिया कितने थी, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। ये सब मुझे लगता है कि अफवाहें ही है। और मैं भी जब तो तैयारी लेकिन अगर करता मैं था तो आपको मैं जानना चाहूँ कि आपको अगर काम करने का मौका मिले बिहार के लिए, तो आप किस तरीके से काम करेंगे? क्योंकि बिहार की मिट्टी ने आपको बहुत कुछ दिया है, और कौन सा कैडर चूज करेंगे? कैडर में मैंने तो फर्स्ट प्रेफरेंस बिहार ही रखा है। और पता नहीं मिलेगा या नहीं। सेकंड प्रेफरेंस राजस्थान है, थर्ड वेस्ट बंगाल। तो इन तीनों में से ही होपफुली कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर बिहार मिलता है तो जाहिर सी बात है कि ये जन्मभूमि है, तो उसके लिए एक थोड़ा लगाव तो रहेगा ही। तो मुझे लगता है कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड रहूंगा, वहाँ की जो भी चैलेंजेस रहेंगी उनको अच्छे से समझ कर और उस पर काम करने की कोशिश करूंगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट की अपनी अलग चुनौतियां होती हैं, तो वो पहले से एक प्री कॉन्सेप्ट नोशन बनाकर तो नहीं जा सकते हैं। तो वो असाइनमेंट पे डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पे पोस्टेड हैं और वहाँ पे आपको कौन से चैलेंजेस से डील करना है। और लेकिन इन जनरल आप पब्लिक सर्विस के स्पिरिट से काम कर सकते हैं कि पब्लिक सर्विस करना है, तो उसके लिए फिर आप देख पाएंगे कि जिससे जन सामान्य को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आप उसको डील करना चाहेंगे। तो ये मेरा अप्रोच रहेगा। तो जितने भी लोग इस वक्त अविनाश कुमार को देख रहे हैं, अच्छे से देख लीजिए, पहचान लीजिए। जैसा कि इन्होंने कहा कि इन्होंने पहला प्रेफरेंस बिहार दिया है, और अगर बिहार मिलता है तो ये वही अविनाश कुमार होंगे जो आपको बिल्कुल बिहार में सेवा देते हुए दिखाई देंगे। अविनाश, अगर हम बिहार की बात करें आपसे, तो अभी फिलहाल बिहार में आपको, क्योंकि अब
सेवा देने के लिए उतरेंगे, आप देश सेवा करेंगे, आप बिहार की सेवा करेंगे आप, तो आप बताइए कि बिहार में ऐसी कौन सी चीज है या फिर कौन सी कमी लगती है, बिहार को भी कितना डेवलप करना चाहिए? अगर हम बिहार को लेकर के आपसे बात करें तो आप क्या कहेंगे? देखिए, बिहार का एक ग्लोरियस पास्ट रहा है, जो मौर्य हम्म, एम्पायर और उसके बाद भी। तो एक एक सेंस में बिहार का एक सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है। तो वो हिस्ट्री आज प्रेजेंट में कमजोर दिखाई पड़ती है। तो ये तो जो भी बिहार के रहने वाले हैं, जिन्होंने हिस्ट्री भी पढ़ी है, तो उनको ये थोड़ा दुख की बात तो लगती ही है। तो मुझे लगता है कि ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है किसी भी सिविलाइजेशन के लिए भी, कि एक बार वो ऊपर जाती ही और फिर नीचे जाती है और फिर वापस से ऊपर जाती है। तो बिहार का भी समय आ ही चुका है, जब भारत का समय आ चुका है। भारत आज 5वीं इकोनॉमी है दुनिया में। तो मुझे लगता है कि बिहार का भी समय आ चुका है और बहुत जल्द हम बिहार में भी बदलाव देखेंगे। और मुझे लगता है कि बिहार पुनरुत्थान की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन कोई ऐसी चीज जो बिहार में, क्योंकि अच्छा मैं सबसे पहले तो आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आप प्रॉपर बिहार में थे काफी टाइम से, स्कूलिंग की अगर मैं बात करूं तो क्या आपने बिहार से ही पूरी की है या फिर आपका भी कोई ऐसा सीन था कि आपने पढ़ाई बाहर से की है? नहीं नहीं, 10th तक की स्कूलिंग मैंने श्री रानी सरस्वती विद्या मंदिर फारबिसगंज से की थी। तो वो तो 10th तक तो बिहार से ही की। फिर 12th की पढ़ाई मैंने चिन्मय विद्यालय बोकारो से की और फिर कॉलेज जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता से किया। तो अच्छा अच्छा। तो मतलब घर आना जाना तो लगा रहता होगा ना, घर आते जाते रहते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, छुट्टियों में तो घर आना लगा लगा ही रहता है। तो 10th तक तो आप बिहार में रहे प्रॉपर, तो एक क्योंकि अररिया भी एक प्रॉपर गांव है, तो अगर आप वहां पे आसपास के अपने लोगों को देखते होंगे, उनसे कनेक्ट कर पाते होंगे, या फिर पूरे बिहार की मैं बात करूं, बाहर जो स्टेट है वहां भी आप ट्रेवल करके आ गए, तो क्या कुछ कमी ऐसी आपको नजर आई बिहार में जिसको आप ठीक करना चाहेंगे, या उसको देख के आपको काफी बुरा भी लगा हो कि इस पे काम करने की जरूरत है? देखिए, बिहार की तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि अदर स्टेट्स में लोग फेस करते हैं, वो एक परसेप्शन है कि जी। बिहार के बारे में थोड़ी नेगेटिव परसेप्शन है। उसमें हम्म कुछ रियलिटी भी है और कुछ जो मिथ भी है। उसमें हम्म बहुत सारा वो दुष्प्रचार की वजह से भी हो जाता है। कोई एक केस अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो जाए तो उसके वजह से भी लोगों की गलत धारणा बन जाती है। लेकिन जी जी। बिहार में समस्याएं तो है ही। इसमें हमारे यहाँ जो सबसे पहले तो कोई भी स्टेट जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक वो अपनी हम्म, चुनौतियों से अच्छी तरह से नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि राज्य की कोष में भी संसाधन पर्याप्त नहीं रहेंगे अगर डेवलप नहीं है तो। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज तो बिहार के लिए यही है कि एक डेवलप्ड स्टेट के रूप में, जहाँ पे हर एक बिहारी की जो इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, वो अच्छी खासी हो जाए और कम से कम देश के टॉप 5 राज्यों में हो जाए पर कैपिटा इनकम। ये सबसे बड़ा चैलेंज है और शासन प्रशासन दोनों को मुझे लगता है कि सबसे पहले इसी नीतीश पर। कुमार जी कैसे लगते हैं? नीतीश कुमार जी तो इंस्पिरेशन है फिलहाल जो ही मौजूदा पूरे देश सरकार है, कैसा लग रहा है, उनका काम कैसा लग रहा है आपको? देखिए, सिविल सर्वेंट्स को तो ए पॉलिटिकल होना होता है, तो आप पॉलिटिक्स पे कमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक मुख्यमंत्री के नाते तो जाहिर तौर पे वो आदर्श हैं ही हमारे। ठीक है, सिविल सर्विस की अगर हम थोड़ी सी बात थोड़ी देर के लिए हटा दें, अविनाश कुमार एक नॉर्मल इंसान भी है, एक बिहार की जनता जी भी है, वोट करने का जी मौका मिलेगा तो वोट भी करेंगे। उस हिसाब जी। से सरकार को कैसे देखते हैं? और फिलहाल अभी चुनाव भी आने वाले 2024-25 में, तो आपके हिसाब से बिहार को कैसे, मतलब नेतृत्व की जरूरत है फिलहाल? क्या नीतीश कुमार आपको परफेक्ट लगते हैं बिहार के लिए? क्योंकि आप देखते होंगे आए हाँ दिन युवा भी सड़कों पर है, काफी चीजें हो रही है बिहार में। और ये सवाल भी आपसे इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक राजनेता के तौर पे नहीं, आप समझ रहे होंगे, एक पब्लिक सर्विस देने जा रहे हैं आप, उसके तौर पे भी आपसे किया जा रहा है, क्योंकि जब एक आईएएस ऑफिसर या फिर कोई जब लोगों के बीच जाते उतरते हैं तो लोगों की भी एक अलग उनसे क्या बोलते हैं, उम्मीद होती है कि वो मेरी बातों को समझे, लेकिन उनकी भी काफी कंप्लेंट्स होती है कि वो बातों को समझते नहीं है। एक बार जब वर्दी चढ़ जाती है, पावर मिल जाता है, तो लोग कहीं ना कहीं उन चीजों को भूल जाते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है शायद कि अविनाश कुमार ये नहीं होंगे, लोगों की उम्मीद पे खड़े उतरेंगे, तो इसलिए सवाल आपसे है कि कैसा नेतृत्व देखिए, देख रहे हैं आप? फिर मैं वही बोलूंगा कि चूंकि अब मैं इस एग्जाम को मैंने क्रैक किया, तो मैं अब ऑल इंडिया सर्विसेज में जाने वाला हूँ। तो मेरे लिए उचित नहीं होगा कि मैं किसी भी पॉलिटिकल एपिसोड पे कमेंट करूँ। तो मैं ये कमेंट रिजर्व रखूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि अ, हर एक व्यक्ति जो भी सत्ता में होता है वो अपनी तरफ से ईमानदारी से प्रयास करता ही है। कई बार वो सफल होता है, कई बार वो सफल नहीं हो पाता है। तो बिहार की जनता तय करेगी क्या होना है। और बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा इस इशू पे। जी। अच्छा, एक कमेंट हम और लेना चाहेंगे, ये सदैव सरन जी हैं, काफी देर से वो कमेंट कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि सर कंसिस्टेंसी कैसे बनाए? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि डिस्ट्रैक्ट करती हैं।
हाँ, तो सबसे पहले तो आप जो चीजें डिस्ट्रैक्ट करती है उनको एक एक करके कट करते जाइए। तो उसमें, क्योंकि अगर आपने एग्जाम को प्रायोरिटी बनाया है कि आपको ये एग्जाम क्लियर करना है, तो फिर तो आपको जो चीजें डिस्ट्रैक्ट करती है उसको तो हटाना ही होगा। तो इट कैनॉट गो बोथ वे, है ना। तो आपको फिर वो चीजें हटानी ही होंगी, एक एक करके आप हटाइए। ठीक है, अब तो बहुत ही मतलब सीरियस सवाल काफी हो गए, क्योंकि अब हम इंटरव्यू खत्म करने वाले हैं। तो एक आखिरी सवाल ये कि यूपीएससी करते हैं ज्यादातर बिहार के लोग, इसमें बाहर निकल करके आते हैं टॉपर्स के रूप में, और कई भी चीजें बन गई, एक परसेप्शन भी बन गया है कि यूपीएससी करने वाले खास करके इसलिए यूपीएससी करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सीरियस क्वेश्चन से इधर हटके है कि या तो बिहारी होने के नाते यूपीएससी कर लेते हैं कि भैया बिहारी है तो यूपीएससी करेंगे। दूसरी चीज ये होती है कि लड़कों के बारे में खास कहा जाता है कि दिल टूटने पे यूपीएससी निकालते हैं। तो दोनों ही चीजों में से आपके साथ कौन सी चीज थी? नहीं नहीं, वो तो मुझे लगता है कि दोनों में से कोई भी नहीं है। एक जैसा मैंने बताया कि एक एस्पिरेशनल वैल्यू होती है हर एक सोसाइटी में, कि जहाँ पे किसी एक खास प्रोफेशन को बहुत तरजीह दी जाती है। तो बिहार में हमने बचपन से पढ़ा भी है, न्यूज़पेपर्स में भी जब आया करते थे किसी भी सिविल सर्वेंट के बारे में, या फिर कभी भी कोई आईएएस आईपीएस हमारे आसपास से गुजरते थे, तो हमने पब्लिक को देखा है कि वो कितना रिस्पेक्ट देते थे उन्हें। तो उसके वजह से मुझे लगता है कि एक जो बालक मन में जो एक छवि बनती है इस तरह के एग्जाम्स के लिए, वो उस समय उसके वजह से बनी थी। और बाद में फिर आप और जानते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि पब्लिक सर्विस के लिए सिविल सर्वेंट बनना जो है वो सबसे सुलभ और सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो इसलिए आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। तो जितने लोग थे इस वक़्त अविनाश को देख रहे थे और जो लोग ये सवाल पूछ रहे थे, आपके हर सवालों का जवाब फिलहाल मुझे लगता है कि अविनाश ने बहुत ही बखूबी दिया है। काफ़ी हेल्पफुल भी होगा आपके लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया इसके लिए अविनाश पहले तो। और जो लोग ये भी पूछ रहे थे कि भैया यूपीएससी बिहार वाले इतना क्यों निकालते हैं? उसका भी जवाब अविनाश जी ने बहुत ही अच्छे से दिया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ दिल टूटने पे एक बिहारी यूपीएससी निकालते हैं, चाहत भी होती है। तो तमाम दर्शकों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े। अविनाश जी आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया और जाते-जाते एक बार फिर से बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू।